नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल और बढ़ते चला है। आज हमारे खास मेहमान हैं और आज चर्चा जो है वो एजुकेशन पर है। हमारे साथ मोहिनी दयाराम पाटिल जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मंच नासिक की महाराष्ट्र से। बहुत बहुत स्वागत है मोहिनी जी आपका। ऑडियो बंद है आपका जी। देवेंद्र शर्मा जी आपका भी ऑडियो बंद है। ऑडियो पूरे डिबेट के दौरान आप ऑन रखें जी। बहुत बहुत स्वागत है मोहिनी जी आपका। रंजीत प्रसाद राय जी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है रंजीत साहब आपका डिबेट में। और हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी, धन्यवाद। संगठन मंत्री श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा साहब आपका। धन्यवाद पंडित जी। तो आज का विषय ये है कि अब बच्चों को स्कूल में बिना टीचर के पढ़ना लिखना होगा। टीचर सरकारी काम में हाथ बटा रहे हैं। सरकारों के काम अब अगर अध्यापक देखेंगे तो विद्यालय में पढ़ाएगा कौन जी? बेसिकली अगर कार्य अध्यापक देखेंगे पंडित जी तो विद्यालय में तो कोई भी नहीं पढ़ाएगा ना पंडित जी। जब तक अध्यापक को फ्री हैंड से उन्हें कार्य नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी कार्य के लिए नहीं सौंपा जाएगा, शिक्षा प्रणाली कभी सुधरेगी नहीं। शिक्षा प्रणाली एक ऐसा मुद्दा है कि भविष्य को उजागर करने के लिए बहुत तत्पर है। इसके बिना देश भी सही नहीं रहेगा। बिना शिक्षा के ना ही रोजगार, ना ही कोई काम, सिर्फ एक अशिक्षित लोग ही पाए जाएंगे। बिना शिक्षक द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है या किसी शिक्षा के, तो अगर आपको किसी शिक्षक को कार्य देना है तो किसी शिक्षक को एक ऐसा रखिए कि वहां बच्चों को पढ़ाया भी जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। देश निर्माण में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगर देश का निर्माण करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। जी पंडित जी। जी रंजीत जी, आवाज आ रही है? रंजीत साहब जी आवाज पहुंच जी रही जी। अब में जी आवाज पहुंच रही है और आपके चैनल के माध्यम से बोलिए बोलिए। रंजीत जी बोलिए। आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को सबसे पहले मकर संक्रांति की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही 22 जनवरी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। इसमें सभी सनातन भाइयों को मैं दिल से आमंत्रित करता हूं कि आप लोग जहां तक हो अपने गांव घर में मंदिर है वहां पे 5 दिया जरूर जलाए, क्योंकि हम सनातनियों के लिए गर्व की बात है कि जी। जो सवाल आपका है विद्यालय से संबंधित, शिक्षा से, कि सरकार की नीति जो है शिक्षा के प्रति ठीक नहीं लगता है। ठीक इसलिए नहीं लगता है कि एक तरफ सरकार कहती है कि व्यवस्था को सुधार करेंगे, गरीब हो अमीर हो सभी के बच्चे जो है सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, शिक्षा दिया जाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये जानना चाहता हूँ, तो क्या उस नियुक्ति में आप जिक्र किए हैं कि आप बोझ दिया जाएगा जो कि आपको करना पड़ेगा? जैसे कि आपको बता देता हूँ केशव जी, झारखंड में जितने भी शिक्षक है एक्स्ट्रा कार्य दिया गया है। बीएलओ का मतदाता सूची में नाम चढ़ाना, इलेक्शन ड्यूटी में भेजना, साल में 365 दिन है जिसमें कि 1/4 बीएलओ और इलेक्शन ड्यूटी में सभी शिक्षक का टाइम नुकसान हो रहा है, जिससे कि शिक्षा का जो पठन पाठन का कार्य है वह बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है।
नहीं होने का कारण है कि सरकार के पास अभी बहुत सारे हजारों नहीं लाखों की संख्या में पढ़े लिखे युवक युवती हैं जिनको रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। आप यदि शिक्षक को बीएलओ बनाते हैं, इलेक्शन ड्यूटी में भेजते हैं, उसके जगह पर जो बेरोजगार युवक हैं, युवती हैं, उनको ट्रेंड करिए और उनको उस काम में लगाइए। शिक्षक को सिर्फ पठन पाठन का ही कार्य होने दीजिए। और आपका जो क्वेश्चन है कि झारखंड जब स्थापना हुआ, 28वां राज्य था, और अभी शिक्षा के जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से आप बता रहे हैं कि 14 नंबर पर है। 14 नंबर होने पे मुख्य कारण ये है कि यहाँ की सरकार का जो नीतियां हैं वो बता रहे हैं कि आप स्कूल जाइए, स्कूल देख लीजिए, स्कूल से आप लोग वापस आ जाइए और आपको जो है शिक्षित की श्रेणी में हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। आपकी पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यहाँ क्या है कि एजेंडा बनता है कि इस स्टेट में या इस जिले में शिक्षा के प्रति कितना बजट है, उसका 95% जो है हम लोग आपस में बंदरबाट करेंगे। 5 गरीब बच्चों के बीच मध्याह्न नहीं हो, छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा हो, नहीं मिले, टीचर को पेमेंट सही जगह पे नहीं हो तो नहीं हो, स्कूल में गेट नहीं है, बाथरूम नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, उससे यहाँ की सरकार को या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो भी सरकार है जहाँ पे अच्छा काम कर रहा है, श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट उनके सपोर्ट में है, समर्थन में है कि आप बेहतर काम करिए, जनता के लिए काम करिए। श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट आपके साथ में है। लेकिन जहां तक केशव जी जनता के अनहित में कार्य होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मैं सभी को घेरूंगा। और श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट पूरे देश में एक ऐसा स्तंभ है जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और भ्रष्टाचार जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग प्रयासरत रहेंगे। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। इसलिए हम लोग महामहिम से जो है ना आवेदन लगातार 1 साल से डाले हुए हैं। वहाँ पे अप्रूवल हम लोगों को नहीं मिल पा रहा किसी कारणवश, लेकिन 1-2 महीने में मिल जाएगा। महामहिम से हम लोगों का मांग है कि प्रत्येक प्रखंड में एक बालिका उच्च विद्यालय हो। केशव जी आपने बहुत डिबेट किए, बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ में किए, लेकिन आपने कभी भी इस बारे में पूछिएगा नेताओं से कि सांसद और विधायक आपके पार्टी में हैं, तो आप एक लिस्ट हमको दीजिए कि आपके विधानसभा में या लोकसभा में कितने प्राइमरी स्कूल है, कितने मिडिल स्कूल है, कितने हाई स्कूल है, कितने कॉलेजेस हैं, और कितने बालिका उच्च विद्यालय हैं, कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, कितना जो है शिक्षा संस्थान है। ये सूची किसी भी विधायक सांसद के पास नहीं है। विधायक और सांसद के पास क्या है, लोगों को राजनीतिक सिखाना, राजनीतिक में उलझा के रखना और अपना सत्ता जो है कायम रहे, इसी विषय पर यहाँ के सांसद विधायक काम करते हैं, मंत्री काम करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, कैबिनेट के मंत्री हो या किसी भी जनप्रतिनिधि ने ऐसा नहीं सोचा है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विकास हो। केशव जी आपके डिबेट में अगले जब कोई राजनीतिक नेता या विधायक, सांसद, मंत्री या कोई आते हैं तो उनसे आप सीधे सवाल करिए। और ये मुझे हमेशा जो है ज्ञात होता है क्योंकि एजुकेशन को लेकर के मैं हमेशा जो है सवाल करता रहता हूँ राजनेताओं से भी। लेकिन अब हम मोहिनी दयाराम पाटिल की तरफ भी बढ़ेंगे। शर्मा जी आप तक भी आता हूँ, पहले मैं एक सवाल जी आप तक भी आता हूँ। जैसा कि रंजीत प्रसाद राय जी ने बताया कि किसी ने अगर अपने घर से खड़े होकर के स्कूल को देख भी लिया तो वो भी पढ़ा लिखा ही माना जाएगा, वो भी उसी श्रेणी में आएगा। कोई स्कूल के आगे से अगर गुजर गया तो वो भी शिक्षित माना जाएगा, कोई स्कूल के पीछे से गुजर गया है। अगर किसी ने कहीं अकस्मात नाम भी सुना है कि स्कूल का नाम पता है, उसको भी पढ़ाया लिखा जाता है, वो भी शिक्षित की श्रेणी में आएगा। नहीं तो ऐसा जादू कैसे हो सकता है कि 23 नंबर से सीधे 14 नंबर पर आ जाए, कोई बीच की गिनतियां सारी जो है भूल जाए सरकारें, और 1 साल के अंदर इतना बड़ा चमत्कार, इतना तो ईश्वर भी नहीं कर सकता है, खुद भी उतर आए तो वो नहीं लोग पढ़ सकता है, कर सकता है। तो ये जो जादू है बिना गुरु के असंभव है, और गुरुओं को लगा रखा है उन्होंने अपने सरकारी कामों में। मतलब अगर गाँव
वोटिंग का काम हो तो उनको लगाना है, कॉपी चेकिंग करने का हो तो अध्यापकों को लगाना है। तो जितने सरकारी लगभग काम है वो जो है अध्यापक कर रहा है। तो अब तो बच्चों को, जो हमारी हेडलाइन है कि बच्चों को अब बिना अध्यापक के ही खुद पढ़ना होगा, खुद लिखना होगा और खुद पास करना होगा। और इसके साथ ही जो सरकारी आंकड़ों से खिलवाड़ है, गरीबों से आप करिए, आप जातियों से करिए, आप चीजों में करिए, कम से कम एजुकेशन को तो छोड़ दीजिए, इसमें तो खिलवाड़ मत करिए। इसमें आप ऐसा खिलवाड़ करते हैं, देश में शिक्षित होने की परिभाषा को ही खत्म कर रही है सरकारें। क्या कहेंगी मोहिनी दयाराम पाटिल जी, आपकी देश में सरकारों का क्या जिम्मेदारी होना चाहिए और वो क्या जिम्मेदारी सही ढंग से निभा रहे हैं? वो लोग जो अध्यापक विद्यालय में होने चाहिए वो सरकारी कार्यों में काम बटा रहे हैं, उनको आया बना के रखा हुआ है और उनको अध्यापक का तो केवल तमगा और सैलरी मिल रहा है, लेकिन बाकी काम तो वो सरकारों के कर रहे हैं। जी हेलो, जी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले मैं आपको चैनल को आपके धन्यवाद देती हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और राज्य के शिक्षा मंत्रियों को कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। मैं मोहिनी दयाराम पाटिल, राष्ट्रीय महिला मोर्चा अध्यक्ष नारायणी सेवा ट्रस्ट की तरफ से आपको धन्यवाद देती हूँ कि हमारा आवाज सतपुरी समाज तक जा रहा है। जो अभी शिक्षा का जो ये उठा रहा है, अभी देखें तो मंदिर के लिए मेरा कोई विरोध नहीं है, मंदिर तो होना ही चाहिए, मंदिर सोने के बन रहे हैं, लेकिन शिक्षा का जो मंदिर है वो अब उसकी हालत देखिए आप। जो अभी हमारे अध्यक्ष रंजीत राज जी ने बोला है वही सही बात है कि जहाँ पे होना चाहिए बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए, वो सुविधा नहीं मिल रही है। अभी देखें तो टीचर को जो काम लगाए जा रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा वक्त देना चाहिए वो वक्त कम उससे कम मिल रहा है। आंगनवाड़ी सेविकाओं को देखिए तो पूरा गांव का काम उसके पास आ रहे हैं। जो जो सुविधा गांव के बच्चों के लिए, हेल्थ के लिए, महिलाओं की हेल्थ के लिए दी जा रही है, वो सब काम आंगनवाड़ी सेविकाओं को करना पड़ रहा है। और वो इसी कारण बच्चों जो प्राइमरी जो आप देखते हैं जहाँ से पहिया बन जाता है, वहीं पे बच्चों को तरफ ज्यादा ध्यान देने में उसको टाइम कम मिल रहा है। यही बात है, यही भी बात अभी जो नया नियम बना लिया है 7वीं तक बच्चों को नापास नहीं करना, ये बहुत गलत हो रहा है। कि जब देखे तो 8वीं के बच्चे निरक्षर हुए, जो बच्चों को पढ़ाई तक कुछ आता नहीं है, ये जो है ये बहुत गलत नियम बन गया है। और बच्चे स्कूल में जब आते हैं तो सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल इसमें बहुत डिफरेंट आ गए। प्राइवेट स्कूल के बच्चों वहाँ पढ़ाई उनकी ठीक से हो रही है, सरकारी स्कूल में काम की वजह से बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है और पालक अपने बच्चों को ट्यूशन इतनी लगा नहीं सकते। अभी देखें बहुत सारे स्कूल का और कॉलेज का रिजल्ट सिर्फ ट्यूशन के ऊपर चल रहा है। कॉलेज में भी पढ़ाई नहीं हो रही, स्कूल में भी पढ़ाई नहीं हो रही, लेकिन सिर्फ ट्यूशन की वजह से उनका रिजल्ट अच्छा है और उनको वो सब लोग उसको ये कर रहे हैं, समर्थन कर रहे ट्यूशन का। ट्यूशन की फीस सामान्य पालक नहीं भर सकता और स्कूल की फीस भी इतनी बढ़ गई है और ट्यूशन की फीस भी इतनी बढ़ गई है, उसमें पालक इसमें पूरी तरह से हो रहा है, पीस रहा है। फिर भी बच्चों को पढ़ाई देनी है, इसीलिए वो कष्ट करके कुछ ना कुछ कर रहा है। मेरा ये निवेदन है केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री से और राज्य के मंत्रियों से कि ये जो ट्यूशन जो है ये जरूरी नहीं। जब समझो पहले दिन में, पहले जमाने में कोई ट्यूशन थी नहीं थी, शिक्षक ही अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, पढ़ाते थे तो बच्चा उसमें अच्छी तरह से बन जाता था। अभी की पढ़ाई में भी बहुत ये आ रहा है, बच्चों को इसमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है, सिर्फ पढ़ाई है लेकिन उसमें व्यवहार का ज्ञान नहीं है। इसी कारण जब बच्चे स्कूल से बाहर निकलते हैं तो उन्हें व्यवहार का कुछ ज्ञान नहीं होता, इसी कारण वो पीछे रह जाते हैं। सिर्फ
किताबी ज्ञान ही बच्चों के लिए जरूरी है, उसमें व्यवहार कौशल्य ये सब होना चाहिए। और उनकी सेहत के बारे में, बच्चों के सेहत के बारे में भी ख्याल रखना चाहिए। उसके खेल कूद में भी उसका हिस्सा लेना चाहिए, ये सब होना चाहिए। अभी खेल कूद में तो बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं। खेल कूद का देखें तो घर, ट्यूशन, घर, और उसमें टाइम ही नहीं मिल रहा बच्चों को। जो मैदानी जो खेल थे पहले वो कुछ भी नहीं रह गए। और अभी अभी ज्यादा तो मोबाइल पे जो पोर्शन देते थे उसको पढ़ाने के लिए, उसको ये करने के लिए, इसी वजह से तो उनके आंखें खराब हो रही है। दिमागी जो उनको सोचना चाहिए वो दिमाग से ज्यादा सोचते ही नहीं है, यानी इसी कारण बच्चे और भी ज्यादा कमजोर बन रहे हैं। इसी के लिए कुछ तो अलग से ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि जो बच्चे खुद का दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई पूरी करे और आगे देश को अच्छी तरह से बनाए। और शिक्षक ही बच्चों का एक ये रहता है, पहला मार्ग शिक्षक से ही सब कुछ मिलता है। और वही जो पढ़ाएगा वही बच्चे आत्मग्रहण करेंगे और वही उसी से बच्चे बन जाएंगे। तो मेरा ये निवेदन है कि इसमें बहुत सारा सुधार आना चाहिए और हर जिले में एक विद्यालय जो बच्चों के, लड़कियों के लिए रेसिडेंशियल होना चाहिए, क्योंकि जो देहात की लड़कियां हैं वो ज्यादा पीछे क्यों रह जाती है, तो उनके लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है और उसकी पढ़ाई बीच में छूट जाती है। हर जिले में एक ऐसा स्कूल हो जाए, विद्यालय हो जाए, जहाँ पे लड़कियां अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से करे और वहां रह सके। ये मेरा निवेदन है शासन को। देवेंद्र शर्मा जी, 7वीं तक पास कर दिया जाए, उनको फेल नहीं कर सकते आप, क्योंकि सरकारों को मालूम है कि हमने अध्यापकों को तो अपनी ड्यूटी में लगा रखा, अपनी सेवा में लगा रखा है, लेकिन हम निश्चित तौर पर फेल होंगे। इसकी वजह से 7वीं तक आपको फेल नहीं करना है पास। आपको 8वीं में पास कैसे करना है उसके लिए ट्यूशन लगी है, जैसा कि पाटिल जी ने बताया है। केसर जी, मैं इस निर्णय पर आश्चर्य, अगर ट्यूशन से भी पास नहीं हो रहा है तो स्पॉट भी, मतलब सीधे सीधे प्रश्न ही बता दिए जाते हैं और छोटा होगा जो आगे चल करके बच्चों में देखने को मिलता है कि उनको फिर पेपर लीक करना पड़ता है, माता पिता को खरीदना पड़ता है पेपर, क्योंकि पढ़ाई नहीं किया है, हो गए, फिर 8वीं में ट्यूशन से पास हो गए, उसके आगे की जो एजुकेशन है वो उसके आगे फिर पेपर लीक से पास हो गए। क्या यही शिक्षित होने की परिभाषा है? और इसी तरह से देश शिक्षित होता है क्या? इसी तरह का जो है वो फिर आता है तीसरे नंबर पर भारत है पढ़े लिखे लोगों में, लेकिन बेरोजगारों की सूची में हमारा जो है वो पहले नंबर पर है। आप जो बेरोजगार है वो किसकी वजह से है? उसकी असल ये सब जी, मैं एक राष्ट्रीय नागरिक सेना की तरफ से देश को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था शिक्षा की प्रणाली में। तक्षशिला नाम जैसी यूनिवर्सिटी हमारे देश में हुआ करती थी, आज उसका कोई अस्तित्व नहीं है। देश हमारा इतना शिक्षित था कि विदेश से लोग हमारे यहाँ आते थे, पर अब उल्टा हो रहा है, हमारे यहाँ से विदेश में जा रहे हैं लोग। ऐसा क्या है वहाँ? हमारे देश की शिक्षा प्रणाली बिल्कुल खत्म कर दी गई है। पूर्व काल में देखा जाए तो हमारे देश में तक्षशिला नाम की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में ही थी, विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था भारत। आज शिक्षा के तौर पे भारत तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे, तीसरे नंबर पे कहाँ? 7वीं के बाद 7वीं तक बच्चे को शिक्षा प्रॉपर नहीं मिलेगी, 8वीं में बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा? बच्चे का जब बेस मजबूत नहीं होगा तो उसका दीवार कैसे खड़ा करोगे? कैसे देश निर्माण होगा? देश का खोखला होगा। ये सब भी बताइए, आप बताओ। केंद्र सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है, शिक्षा प्रणाली को सुधारे, शिक्षकों को मुक्त करें, अपनी जो उन्हें जो कार्य शिक्षकों को दे रखे हैं उन्हें सिर्फ शिक्षा के लिए रखें। अगर उन्हें नहीं रख पा रहे तो नई नियुक्तियों को निकालें और शिक्षा के तौर पर ध्यान दें। मेरी देश के लिए बड़ी प्रेमता है, देश जब तक शिक्षित नहीं होगा देश बढ़ेगा नहीं। पेपरों पर 1 नंबर आ जाना, वास्तविकता में देश कहाँ है शिक्षा के तौर पर? अशिक्षित लोग ही हमारे यहाँ ज्यादा हैं। मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। ओके।
रंजीत साहब, देश में आरक्षण को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? बहुत सारे ऐसे अध्यापक जिनको आपने मीडिया सर्वे में भी कई बार दिखाया है कि उनको एबीसीडी लिखना नहीं आता, उनको संडे मंडे की अंग्रेजी नहीं आती है, और वो लोग क्या जो है विकास करेंगे? क्या आरक्षण चिकित्सा और शिक्षा में होना चाहिए? आप कैसे लेते हैं कि एजुकेशन में और हेल्थ में, इन दो जगहों पर क्या आरक्षण की आवश्यकता है? बाकी जगहों पर भले आरक्षण हो, लेकिन यहाँ पर तो काबिलियत को कम से कम आधार होना चाहिए। मजबूत बेस होगा तभी तो हमारे बच्चे और आगे बढ़ेंगे। तो अगर ऐसे अनपढ़ लोगों को अगर शामिल किया जाएगा जिनके खुद के 33% आए हैं, तो वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? संजय साहब। जी रंजीत जी, देखिए केशव जी, आपके सवालों का जवाब तो हम दे ही देंगे। हाँ जी। और आने वाला 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, हमारे माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सांसद के प्रत्याशी चाहे किसी भी पार्टी के हों, उनसे मेरा एक सीधा सवाल है, क्या इस बार के चुनाव में शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो उनका प्राथमिकता रहेगा या कोई अन्य मामले में भी उनका प्राथमिकता रहेगा? हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, और जितने भी सांसद के प्रत्याशी इस बार मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी दल के, किसी भी पार्टी के हो या निर्दलीय हो, चाहे किसी भी, मैं किसी पार्टी विशेष का बात नहीं करता, सभी लोकसभा सांसद प्रत्याशी से मैं ये जानना चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में वो शिक्षा के लिए क्या कदम उठाएंगे और उनका घोषणा पत्र में शिक्षा से संबंधित सुधार हेतु क्या रहेगा। यदि शिक्षा से संबंधित कोई सुधार करने की सोचते हैं कोई सांसद, तो बिल भी पेश होना चाहिए, और बिल को पास कराने में किसी भी सांसद को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। मेरा सभी सांसद प्रत्याशियों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट की ओर से मेरा विनती है कि आने वाले 2024 में सभी सांसद प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में शिक्षा से संबंधित को अपने घोषणा पत्र में, अपने जो है क्रियाकलाप में उनको जोड़े और प्राथमिकता रखें। जहां तक आपका सवाल है आरक्षण के मुद्दे पर, तो मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण जाति विषय दिया जाना चाहिए, क्योंकि कोई बच्चा पढ़ने में तेज है और ब्राह्मण हो, राजपूत हो या किसी भी फॉरवर्ड कास्ट का होता हो और वो आर्थिक स्थिति से कमजोर है, तो आरक्षण के कारण से वो दरकिनार हो जाता है और अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं हो पाता है, अच्छे जगह पर उनका जॉब नहीं हो पाता है। जबकि आरक्षण से क्या होता है कि कोई भी 30% नहीं पढ़ने में जाते हैं। रंजीत साहब, मेरा सवाल जातियों को लेकर के नहीं है, गरीबी को लेकर के नहीं है। अगर कोई गरीब है और अनपढ़ है तो क्या वो टीचर बनना चाहिए? मेरा सवाल लिखा है शिक्षा और चिकित्सा, इन दोनों जगहों पर जातियों को बेस नहीं बनाया जाना चाहिए, अंकों को बेस बनाया जाना चाहिए। जिसके नंबर ज्यादा है और उसके साथ ही इंटरव्यू की भी प्रक्रिया रखी जानी चाहिए। जिसको संडे मंडे की अंग्रेजी नहीं आती है, वो गरीब है, तो क्या उसको आरक्षण मिल जाना चाहिए? बहुत सारे विभागों में आरक्षण मिले, लेकिन एक डॉक्टर और एक जो है मास्टर, इन दोनों को लेकर के बोला जाता है कि अगर ये कम पढ़े लिखे रहेंगे तो गलत ऑपरेशन कर देगा, गलत तरह से पढ़ाएगा। तो इस तरह से इन दोनों जगहों पर तो आरक्षण को बिल्कुल भी जगह नहीं हो, ना जातियों के माध्यम से, ना गरीबी के माध्यम से, किसी भी जगह से नहीं, केवल काबिलियत को आधार बनाया जाना जरूरी है। जी देखिए केशव जी, आप भी देखते होंगे और पूरे देशवासी भी देखते हैं, जब कोई मीडिया कर्मी शिक्षक के पास जाते हैं, कोई विद्यालय जाते हैं, तो अनट्रेड जो शिक्षक होते हैं उनको भारत का प्रधानमंत्री कौन है वो पता नहीं होता है, भारत में कितने राज्य है वो पता नहीं होता है, और हम लोग किस शासन, किनके शासन में रह रहे हैं, क्या हमारा अभी शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है, कितने जिले हैं, कितने प्रखंड हैं, कितने तहसील हैं, कितने गांव हैं, टीचर को खुद पता नहीं रहता है, तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा? आरक्षण का ही मार है कि न के भी
है वो पैसा सरकार का नहीं है, वो जनता का पैसा है। और जनता का पैसा सदुपयोग साथ और अच्छी नीतियों के साथ जो है पढ़ने वाले बच्चे को अच्छे जगह पर उनको जॉब दिया जाए। आरक्षण से वंचित जो लोग हैं वो जो दर दर की ठोकरें खा रहा है। अभी हमने बहुत सारे लोग को देखे हैं जो कि बहुत सारा डिग्री लेके इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन बहुत कम नंबर लाने वाले देख रहे हैं कि कोई ऐसे एक क्लास 1 का अफसर बना हुआ है, तो कुछ मजिस्ट्रेट बने हैं, तो कोई बड़ा बाबू बने हैं, कोई कलर्क बने हैं, तो कोई टीचर बने हैं, तो कोई रेलवे बने हैं। ये आरक्षण का मान है केशव जी। आरक्षण को नहीं देखना चाहिए, आर्थिक स्थिति पर आरक्षण लगाया जाना चाहिए। मैं किसी जाति किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ की कुरीतियों का मैं विरोध करता हूँ। जो सरकार की जो कुरीति है वो सत्ता को शासन बरकरार चले, मेरा सत्ता बरकरार रहे, हमारा सत्ता किसी तरह से हाथ से नहीं जाए, इसी नीति पर सरकार काम कर रही है। इस नीति को जो है दरकिनार करके अच्छे नीति पर सरकार को काम करना चाहिए। और हमको लगता है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में शिक्षा को मुख्य रूप से मुद्दा बनाया जाना चाहिए और इसी मुद्दे पर लोगों को भी वोट करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, ऐसा निश्चित तौर पर कहा शिक्षा। लेकिन अगर शिक्षा की शेरनी दूध ही नहीं देगी तो पिएगा कौन, और पिएंगे कैसे और कैसे दहाड़ेंगे। अब बात करते हैं एजुकेशन की सिस्टम, जिसको लेकर के पोल खोलता है। अगर किसी ने साइंस साइड से पढ़ाई की है तो वो क्या बनता है, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। उसके बाद में जो आर्ट साइड से पढ़ाई करेगा वो IAS बनेगा, IPS बनेगा। IAS IPS नहीं जो काम करते हैं वो साइंस साइड के लोग। अगर कोई कॉमर्स से करेगा तो वो CBI में जाएगा, ED में जाएगा, उसके नीचे काम करते हैं IAS IPS, उसके नीचे काम करते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। अब उसके बाद में जिन्होंने केवल विद्यालय में तो गए, 4वीं और 5वीं तक पढ़े हैं, वो बनते हैं देश के राजनेता, जिनके नीचे काम करते हैं साइंस साइड वाले, आर्ट साइड वाले और कॉमर्स साइड वाले। अब बाकी के बच्चे जो विद्यालय को देखा और उसके बाद में उन्होंने अपने आश्रम खोल लिए, उनके नीचे काम कौन करते हैं, राजनेता, पूरा सरकारी सिस्टम और IAS IPS जितने भी तमाम तरह के लोग हैं वो सारे, ऐसा सिस्टम है। लेकिन फिर पुनः आता हूँ कि भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। लेकिन जब शिक्षक ही अनपढ़ होंगे और दूसरा पढ़े लिखे शिक्षक है उनको काम पर बनाया जाएगा तो कैसे देश चलेगा, लोग शिक्षित ही नहीं होंगे। मोहिनी दयाराम पाटिल जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आपका माइक बंद। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आपने जो सवाल किया है उसके बारे में, तो इसको कैसे आगे जाने के लिए कितना समर्थन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो इसमें टीचर की जो कुछ टीचर कर सकते हैं उसके अलावा कोई ज्यादा नहीं कर सकते। मेरा तो कहना है, अभी देखें, आप सुनते होंगे, आप देखते होंगे, उसमें समाचार पत्र में आता है सब कुछ, 7वीं 8वीं के बच्चे आत्महत्या कर रहे, या कॉलेज के बच्चे तो कर ही रहे, तो उससे वो डिप्रेशन में क्यों जा रहे। मेरी तो पेरेंट्स से भी विनती है, अपने बच्चों को पहले समझो, उसमें क्या कमी है, वो कमी की वजह से क्यों डिप्रेशन में जा रहे, ये भी पेरेंट्स ने भी समझना चाहिए और अपने शिक्षक ने भी उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ये बच्चे आगे चलकर उनको जो डर है, वो डर के मारे वो डिप्रेशन में जा रहे। सभी को लगता है, अपने पेरेंट्स को भी लगता है कि अपना बच्चा बहुत अच्छी तरह से आगे 1 नंबर पे आ जाए, हर एक को लगता है 1 नंबर पे आ जाए। सभी बच्चे तो 1 नंबर पे नहीं आ सकते, हर एक बच्चे में अपनी दिमागी हालत जैसी होगी, जितना वो कैप्चर कर सके उतना ही वो करेगा। तो अपने घर वालों ने उसको साथ देना चाहिए और शिक्षक ने भी उसके तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरी तो ये राय है, अभी स्कूल में और कॉलेज में भी एक काउंसलर टीचर की जरूरत है, बहुत जरूरत है। जैसे गेम टीचर की जरूरत रहती है,
वैसी काउंसलर टीचर की बहुत जरूरत है। थोड़ा सा रोकूंगा, एक सवाल और भी ऐड मैं कर देता हूँ। जी। एजुकेशन को इतना कठिन क्यों बना रही है सरकार? चाहती नहीं है कि लोग पढ़े, क्योंकि आरोप तो ब्राह्मणों के ऊपर लगाया जाता रहा है कि पहले वो पढ़ने नहीं देते थे, अभी आज ये भी कहाँ पढ़ने दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर ट्रस्टों को ये अधिकार दे दिया जाए कि आप अपने 10 अध्यापक निश्चित रखिए, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की तरफ बढ़िए और अच्छी शिक्षा देने में जो है क्या ट्रस्टों को ये काम करना चाहिए। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप कि क्या वास्तव में सरकार दूर कर रही है एजुकेशन से? हाँ, तो इसके लिए मेरा ये कहना है, अभी जो प्राइवेटीकरण हो रहा है ज्यादा स्कूल का, जो स्कूल अभी देखें जूनियर केजी से लेकर बच्चों की फीस इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो सामान्य कुटुंब ये अपने बच्चे वहां नहीं डाल सकते स्कूल पढ़ाई के लिए। और जो सरकारी स्कूल है उसी में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन वहां पे शिक्षक को टाइम होना चाहिए बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए। उनको ज्यादा काम लगा दी जाए तो वो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनका पढ़ाई का टाइमिंग कम हो जाएगा और बच्चों में सुधार नहीं आ जाएगी। और जब अभी देखते हैं हम सरकारी स्कूल क्यों बंद हो रहे, तो बच्चों सभी अपने सोच रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं अच्छी हो जाती, इसलिए अपना बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाए। यही समझो सरकारी स्कूल में ही अच्छी पढ़ाई हो जाए तो सामान्य लोग या सभी लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में डाल देंगे। इतनी सारी फीस भरने से अलावा सरकारी स्कूल में ही जो टीचर को तनख्वाह दी जाती है और गवर्नमेंट ने उसको सुविधा दे दी जाए और उनको उनका जो काम है पढ़ाई के अलावा जो ज्यादा काम है रिपोर्टिंग करना वगैरह सब, ये थोड़ा कम कर दिया जाए तो उनका अवलोकन किया जाएगा बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, और जो 7वीं तक उनको नापास न करने का जो नियम बना लिया है इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। पहले जमाने में पहली में ही बच्चा पढ़ता था, उसको पढ़ाई आती थी, उनको गिनती आती थी, सब कुछ आता था उन्हें। अभी 7वीं होने के बाद वो निरीक्षर है, तो क्या अपना देश ऐसा निरीक्षर से काम चलेगा? अभी जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेज रहे स्कूल पढ़ाई के लिए, क्यों भेज रहे? अपने देश में कोई पढ़ाई नहीं है क्योंकि उन्हें चाहते कि अच्छी पढ़ाई उनकी हो जाए तो उनका अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अभी जो देखे तो किसान यानी खेती करने में सब लोग ये कर रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं। क्यों? बच्चे भी 10वीं हो जाए तो उनको खेती करने में दिल नहीं लगता। ये भी तो पढ़ाई स्कूल में कॉलेज में होनी चाहिए कि जो भी अपना व्यवसाय है उसमें बच्चा ध्यान दे, कुछ करे तो बेकारी नहीं बढ़ जाएगी। अभी सब लोग अपने पढ़ाई करने के बाद नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। इतनी सारी नौकरियां तो नहीं है, तो बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। अभी क्लास 1 ऑफिसर या सुपर क्लास 1 ऑफिसर बनने के लिए लाखों लड़के लाखों लड़कियां अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, 4-4 5-5 साल उसमें डाल रहे, फिर भी वो नहीं बन पाते तो डिप्रेशन में आकर अपनी जीवन खत्म कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ तो कोई अलग सुधार होना चाहिए। 8वीं से लेकर बच्चों को कौशल्य शिक्षण की सुविधा होनी चाहिए, मेरी राय। देवेंद्र शर्मा जी, आपने पटेल जी से किया था कि एजुकेशन को इतना कठिन क्यों बनाया जा रहा है, क्या निःशुल्क एजुकेशन की तरफ हम नहीं बढ़ सकते? अगर हम विश्व की बात करते हैं और देश में तमाम तरह की बातें तो होती हैं, लेकिन जो एजुकेशन पर जो प्राइवेट सेक्टर जो हावी जो हो रहा है वो क्या होना चाहिए? और देश में जो जिस तरह की पढ़ाई चल रही है, धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, तो बिजनेस भी नहीं कहूंगा, धंधा कहूंगा इस चीज को, क्योंकि बिजनेस अलग शब्द है, उसमें भी कम से कम कहीं ना कहीं तो पारदर्शिता होती है, धंधे में कोई पारदर्शिता नहीं होती है। क्या कहेंगे आप इस पर कि सरकारें नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, और अगर पढ़े भी तो ऐसे पढ़ें कि उनको कुछ समझ ही नहीं आए कि क्या पढ़ा है, आगे क्या कर पाएंगे? और जिस तरह का बताया है जो है मोहिनी दयाराम पटेल जी ने कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं बच्चे हमारे, क्योंकि उनकी एजुकेशन ऐसी है कि उनको कुछ समझ नहीं आता कि इसके आगे कैसे हम बढ़ पाए, उनको मालूम नहीं है कुछ, इसके कारण जब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एक शिक्षित व्यक्ति आत्महत्या के बारे में तो सोच ही नहीं सकता है,
उसको मालूम है कि एक काम नहीं मिला तो दूसरा कर लेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा, या तो उसको सिखाया ही नहीं गया। अगर सिखाया गया तो एक ही काम सिखाया गया, नहीं सरकारी जॉब करनी, मिली नहीं तो आत्महत्या कर लो, सबसे सरल है। तो क्या सरकार का इसमें योगदान नहीं है जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? इसको लेकर के क्या लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए? आप जैसे ट्रस्ट के लोग जो जागरूक हो सकते हैं, जो ट्रस्ट यहाँ जागरूक है, तो क्या बड़े ट्रस्ट भी एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ने चाहिए? जैसे आश्रम और मंदिरों को खोल करके बैठे हैं, कमाई के जरिए बना लिए हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन साथ के साथ क्या कोई बड़ा जो है हर राज्य में, हर जिले में एक विद्यालय, एक कॉलेज नहीं खोला जा सकता है ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें निःशुल्क एजुकेशन हो? और लोग देश में दान देने वाले हैं ना, भर भर के दान देंगे और कहेंगे आप पढ़ाओ, उनका वेतन तो उनके दान से निकल जाएगा। जी, देश का सहयोग हो ना। श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट हर शहर, हर जिले, हर प्रदेश में अपना स्कूल खोल दे, पर कहाँ सहयोग मिलता है? शिक्षा या तो इंसान जो सोचता है गवर्नमेंट में करवा ले या प्राइवेट में करवाए। शिक्षा को धंधा इस वजह से बना रखा है कि भाई उसके जो ठेकेदार जो बैठे हैं ना, वो धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं। सरकारी शिक्षा प्रणाली को इतना ध्वस्त कर दिया गया है कि उसकी शिक्षा प्रणाली बिल्कुल खत्म हो चुकी है। प्राइवेट शिक्षा ऐसी हो गई है कि जिसमें आप धन दोगे उतनी शिक्षा पाओगे, पर उसमें भी इंसान शिक्षित नहीं हो रहा है। गरीब और बेरोजगार इंसान शिक्षित बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। वो जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में रहता है। बिहार, मैं बिहार जिले का लेता हूँ, प्रदेश के सारे 75% IAS ऑफिसर बिहार से हैं, तब भी बिहार अशिक्षित में है। शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहा है हमारा देश? प्रधानमंत्री हमारे महामहिम से मेरा आग्रह है, मेरा शिक्षा मंत्री से आग्रह है, इस प्रणाली को सुधारें, शिक्षा की ओर ध्यान दें। अगर ऐसा उनसे नहीं हो पा रहा है तो छोटे छोटे संगठनों को जिम्मेदारियां दे दें। हम लोग से जितना सहयोग होता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, जितना सहयोग वो कर पाते हैं उतना हम करते हैं। शिक्षा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित इंसान नहीं होगा तो देश का निर्माण ही नहीं होगा। शिक्षित इंसान होगा तो उसे अपना हक, उसे अपने अधिकार पता होंगे। जब शिक्षित ही नहीं होगा तो अधिकार क्या, उसे कुछ पता ही नहीं होगा। बिल्कुल, तो एक मिनट के लिए मैं राय ले लेता हूँ कि क्या कहेंगे रंजीत प्रसाद साहब, कभी जो है हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप? 2 मिनट है आपके पास। और क्या संदेश है सरकारों के नाम, राज्य सरकारों के नाम, केंद्र सरकार के नाम, और लोगों को भी क्या अपील करना चाहेंगे, अभिभावकों को? आवाज आ रही रंजीत साहब? चाहे नेटवर्क प्रॉब्लम है। मोहिनी दयाल पाटिल जी के पास चलते हैं। जी, क्या संदेश आप देना चाहेंगे केंद्र सरकार को भी, आप अपनी तरफ से, और राज्य के लोगों को भी, और खास करके उन बच्चों के लिए जो, जिन बच्चों के आगे कोई रास्ता नहीं है, जिनको एक बांध दिया गया है कि नहीं आप इतना ही सोचो, और अगर ये सोच नहीं पाते हो तो इसके आगे जो है जो वो गलत कदम जो उठा लेते हैं, उन बच्चों को भी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हमारे बच्चे और भारत का भविष्य इतना कमजोर हो सकता है कि वो आत्महत्या जैसे जो है अपराध को अपनाए, करे? क्योंकि आत्महत्या तो एक अपराध है, तो उनको क्या आप ऑडियो बंद है मोहिनी जी आपका। जी, आवाज मेरी आ रही है आपको? आवाज कौन आ रही है आपकी? जी, अभी आवाज आ रही है शायद वो। जी हाँ, मेरा सवाल यही है कि जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उनको क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? क्योंकि हमारे भारत का भविष्य इतना कमजोर नहीं हो सकता है कि वो फांसी के फंदे तक जो है पहुंच जाए, गले लगा ले जो है उस रस्सी को, जिसको कभी जबरदस्ती डाला गया था भगत सिंह के जो है गले में। तो क्या हमारे भारत का भविष्य इतना कमजोर हो सकता है? जो स्वामी विवेकानंद की धरती है, नेताजी बोस की धरती है, गांधी की धरती है, और ये देश भगत सिंह की धरती है, ऐसी धरती से शेर और वीर उत्पन्न होने चाहिए। जो जो है शिवाजी राजे की जो धरती है, तो यहाँ से तो शेर पैदा होने चाहिए। हमारे बच्चे, हमारा भविष्य इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो इस तरह ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसको लेकर के हमने कभी सोचा ही नहीं था। जी,
इसी का कारण तो एक ही है, अभी टाइम पेरेंट के पास अपने परिवार में भी टाइम कम मिल रहा है बच्चों को, और टीचर के पास भी टाइम कम है। देखे तो परिवार अभी अलग अलग हो रहा है। पहले कैसे था अपने भारत में कुटुंब पद्धति, एकत्रित कुटुंब पद्धति थी, संगठित था सब, तो कोई ना कोई अपने बच्चों के साथ बातें करते थे। अभी देखा जाए तो माँ बाप दोनों रहते हैं, वो सर्विस में रहते हैं, तो उनके पास टाइम नहीं रहता। अभी जब बच्चे घर में आते हैं स्कूल से, तो उनके तरफ ध्यान देने के लिए वो सीधे ट्यूशन में चले जाते हैं। वहां भी उनकी सिर्फ पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है, किताबों की तरफ ध्यान दिया जाता है, बाकी उनके मानसिक इसमें क्या चल रहा है, उसमें मन में क्या चल रहा है, ये कोई सोच नहीं सकता। अभी सिंगल पेरेंट्स सिर्फ रहते हैं, तो बच्चों के तरफ ध्यान कम रहता है। मेरे से सभी पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि जब भी बच्चा अपने स्कूल से आए, तो उनके पास थोड़ा सा तो टाइम निकाल के उनके पास बैठ जाए, और उसका दिमागी हालत यानी उसके मन में क्या चल रहा है वो आकर खुद बता सके। वो डर के मारे अपने अंदर ही जब उसका सब रह जाएगा और वो इसकी तरफ पहुंच जाता है, तो उसका डर कम होना चाहिए पेरेंट्स के प्रति, शिक्षक के प्रति। ये मेरी दरख्वास्त है। और अभी जो देखा जाए तो ट्यूशन के ऊपर ही सब चल रहा है। मुझे लगता है स्कूल में ही पढ़ाई अच्छी हो जाए तो ट्यूशन की ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी, बच्चों का टाइम घर में ज्यादा रहेगा। ऐसा क्या मानते हैं? जरूरी बहुत कर देना चाहिए। अभी देखा जाए सभी तरफ पूरे इंडिया में ट्यूशन के ऊपर एक कॉलेज और स्कूल चल रहे हैं। उनका रिजल्ट किसी के ऊपर है तो ट्यूशन के ऊपर चल रहा है, और हर एक को लगता है कि एक नंबर के कॉलेज में हमारे बच्चा जाए, पढ़ाई करे, और इसी कारण बच्चों की जो दिमागी हालत है वो किसी के पास वो खुल कर बोल नहीं सकते, उनके फ्रेंड्स के पास भी नहीं और अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं। इसी कारण वो अपने इसमें अंदर ही अंदर घुटन होती जाती है उसकी, और वो अपना खुद का विकास नहीं कर सकता। इसीलिए उनसे बात करने में हर एक टीचर को तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि उनके बच्चों की तरफ अपना पढ़ाई के अलावा उनके मन में क्या चल रहा है ये सोच कर उसके मन के अंदर की भय जो है वो निकाल सके। जी ओके। और तो देवेंद्र जी आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर जो है ट्यूशन की व्यवस्था है उसको लेकर के बच्चों को धमकाया जाता है कि अगर आप ट्यूशन नहीं पढ़ेंगे तो हम आपको फेल कर देंगे। ये कई बार जो है सामने आया है। तो क्या ट्यूशन पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा देना चाहिए कि वो शिक्षक ट्यूशन पढ़ा ही नहीं सकते हैं? जो शिक्षक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, सरकारी है या प्राइवेट है, उन पर प्रतिबंध लगेगा। अगर बाहर के अध्यापकों से कोई पढ़ रहा है तो पढ़ रहे, लेकिन उन अध्यापकों से बिल्कुल ट्यूशन नहीं पढ़ सकते जो विद्यालय के अंदर है, क्योंकि इससे वो धंधा बंद हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? अगर किसी का पिता पढ़ा रहा है तो ट्यूशन की जरूरत नहीं है, पिता तो समझेगा कि वो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। तो ये ट्यूशन का जो बिजनेस है, जो व्यापार है, इसको कैसे आप देखते हैं? अगर पढ़ाना है तो निःशुल्क पढ़ाओ, इतना टाइम है अध्यापक के पास, लेकिन अलग से वो बिजनेस अगर खोल के बैठा है तो इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? इस चीज केसर जी, मैं इस ट्यूशन प्रणाली को बिल्कुल ही खराब मानता हूँ। जो शिक्षक स्कूल में उस बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहा है, वो ट्यूशन पे ले जाके क्या पढ़ाएगा? उसे सिर्फ धंधा करना है, उसे पैसे से मतलब है, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। ऐसे शिक्षकों को निलंबित तुरंत कर देना चाहिए। ऐसे शिक्षकों को शिक्षा का मतलब ही नहीं पता, उन्हें सिर्फ धंधा आता है, शिक्षा को शिक्षा देना नहीं आता। इस प्रणाली को ध्वस्त करना चाहिए। ये प्रणाली देश को खोखला कर रही है। जब ट्यूशन में आप बच्चे को बुला रहे हैं तो वही चीज आप स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, या यहाँ जिस संस्था में आप पढ़ा रहे हो वहां भी तो वो चीज बता सकते हो। ऐसा क्या हो जाता है जब ट्यूशन में जाकर बच्चा ज्यादा मार्क्स ले आता है, स्कूल में जाता है बच्चा फेल हो जाता है? ऐसा क्या होता है उस शिक्षक को? ऐसा क्या जादू करता है वो शिक्षक? जी रंजीत प्रसाद राय जी, क्या कहेंगे आप जो है
आप कोई मैसेज देना चाहेंगे सरकार को या कोई अपील करना चाहेंगे, और बच्चों को और अभिभावकों से भी क्या ट्रस्ट की तरफ से और अपनी तरफ से आप कहना चाहेंगे? जी देखिए केशव जी, मैं संदेश श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट की ओर से और आपके चैनल के माध्यम से मैं देना चाहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, शिक्षा के प्रति खिलवाड़ नहीं हो, क्योंकि बच्चे का भविष्य शिक्षा पे टिका हुआ है। और अभिभावकों से भी मेरा अनुरोध है, ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों से, कि अभिभावक जो है वो एक्टिव नहीं है, जिसके कारण से कुछ टीचर को परेशानी हो रही है। मैं लगातार अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल का विजिट करता हूँ। वहाँ पे जो टीचर होते हैं उनका क्वेश्चन होता है कि हम लोग जब पेरेंट्स मीटिंग करते हैं तो यहाँ पे पेरेंट्स आते ही नहीं है, मतलब 5% की भी उपस्थिति पेरेंट्स की नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि गार्जियन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। और सभी जिले के मैं कलेक्टर साहब से, जहाँ पे कलेक्टर साहब है, जो डीसी साहब है या डीएम साहब है, मैं उनसे निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ, और शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, डीओ हैं, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग प्रत्येक जिले में शिक्षा व्यवस्था सुधार हेतु जागरूकता अभियान चलावे। और यह अभियान जो होगा गार्जियन जागरूकता अभियान, इसमें हम लोग का ट्रस्ट भरपूर रूप से सहयोग करेंगे शिक्षा विभाग को। और महीने में एक बार शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, डीएम साहब से एक बार मीटिंग होनी चाहिए। और गार्जियन जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। यदि गार्जियन जागरूक हो जाता है तो शिक्षा व्यवस्था सुधार करने में बहुत हद तक कामयाब हम लोग हो सकते हैं। और पुनः मैं सभी डीएम साहब से, कलेक्टर साहब से और डीसी साहब से मैं आग्रह करता हूं कि हो सके तो जनवरी महीने से ही यह प्रक्रिया आरंभ कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा पदाधिकारियों के साथ एक मासिक बैठक किया जाना चाहिए, और जो है जितने भी स्कूल के प्रिंसिपल हैं और उनके साथ में एक बैठक होना चाहिए, और जितने भी लोकल वहाँ पे संस्था काम कर रही है या जनप्रतिनिधि है, उनको भी इस काम में लगाया जाए कि गार्जियन जागरूकता बहुत जरूरी है। केशव जी, देखिए यदि आप खाना खाते हैं तो उसमें कच्चा राशन जरूरत होता है, उसी तरह से यदि आप शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना चाहते हैं तो गार्जियन जागरूकता अभियान है, चलाना चाहिए। सरकार को इसमें कड़ी कदम उठाना चाहिए। और सभी जिले के डीएम और कलेक्टर, डीसी साहब से मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हो सके तो जनवरी महीने से ही आप यह काम आरंभ करें। श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट आप लोगों के सहयोग में हमेशा रहेगी। श्री नारायणी सेवा ट्रस्ट का जो टीम है 12 से 15 राज्यों में सक्रिय रूप से काम कर रही है, और टीम के जितने भी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं। और जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सभी संस्था, वो सरकारी संस्था हो, सरकारी गैर संस्था हो या सांसद, विधायक, मंत्री हो, सबके पास तो फंड है, लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का कोई 1 रुपये का फंड नहीं होने के बावजूद हम लोग हर महीने में 2-4 कार्यक्रम हम लोग करते हैं जनहित का। और हम लोग ये भी बताते हैं कि हम लोग किसी भी स्वार्थ से परे होकर काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था को सुधार करना है। गार्जियन यदि हमारे इस शो को देख रहे हैं तो गार्जियन बंधुओं से भी मेरा अनुरोध होगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में गार्जियन पेरेंट्स का जो मीटिंग होता है स्कूल में, वहाँ पर आवे और अपनी जो सुझाव है, शिकायत है, वो वहाँ पर मीटिंग में रखे, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। मैं इसी के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ। जी,
तो हमारे साथ आज चर्चा में जुड़े थे मोहिनी दयाराम पाटिल जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चा की, और साथ ही समाज जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं राष्ट्र में, रंजीत प्रसाद राय जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार कि जुड़े और एक ऐसे विषय पर जो है आपने चर्चा की, सरकार को भी सुझाव दिया, अभिभावकों को भी, बच्चों को भी और पूरे समाज को। मुझे लगता है कि देश तभी बढ़ेगा जब हम चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे और सरकारों को भी सुझाव जो है भेजेंगे। इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।